हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये कोरोना भी एक शाम की तरह है, गुजर जाएगी ये शाम भी। बस हमें एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना होगा। कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद है, मगर अब भी कोविड सर्वाइवर्स प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे। उन्हें डर है कहीं कोरोना दोबारा तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई वीकनेस, कहीं कोई कमजोरी तो नहीं हो जाएगी। तो आज ऐसे ही सवालों का जवाब लेकर हम हाजिर हैं अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर संतोष श्रीवास्तव और डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी हमारे साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। और मेरे साथ है मेरी साथी सना वारिस। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल प्लाज्मा के हवाले से या फिर कोविड के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। संतोष जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, जैसे पूरे इंडिया की बात करें तो जो पहला प्लाज्मा बैंक बना वो दिल्ली में बना, और उसके पीछे आपकी और आपकी टीम की बहुत मेहनत है। तो कैसे आपने लोगों को तैयार किया कि वो प्लाज्मा डोनेट करें? क्योंकि अगर इतने महीनों की बात करें तो इतने महीनों बाद भी अभी तक लोग अवेयर नहीं है कि प्लाज्मा क्यों डोनेट करना चाहिए, क्यों करें, डोनेट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से सबसे पहले ये प्लाज्मा जो शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर, संतोष जी, और इसमें मई के महीने में शुरुआत हुई, और उस समय बेसिकली जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हेलो जी, सुन पा रहा हूं मैं आपको। जी आप बोलें संतोष जी। बहुत बात हो रही है प्लाज्मा डोनेट करने के ऊपर, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि ये प्लाज्मा क्या है और किस तरह से डोनेट किया जाता है। क्या इसको डोनेट करने से किसी तरह की कोई कमजोरी या हीमोग्लोबिन कम होना या दोबारा आपको कोविड हो जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है, तो क्या ऐसा है? काफी मिथ्स हैं, डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्लाज्मा डोनेशन एंड ट्रांसफ्यूजन। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपके साथ। आपकी वॉइस क्लियर है, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। देखिए, प्लाज्मा डोनेशन, जैसे कि लोगों को ब्लड डोनेशन का भी फियर रहता है, डर रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी तो नहीं आ जाएगी। जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी मनीष, आप कंटिन्यू करें। आप प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का एक फ्रैक्शन है। नॉर्मली ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ लिक्विड्स होते हैं जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज होती हैं, जो प्रोटीनेशियस पार्ट है ब्लड का। प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन आरबीसीज नहीं होते, इसलिए सबसे पहला जो डाउट है कि प्लाज्मा देने से हीमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। प्लाज्मा में सिर्फ फिल्टर्ड ब्लड लिया जाता है। हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर ही रहता है, आरबीसीज आपकी बॉडी के अंदर ही रहते हैं। प्लाज्मा डोनेट करने के जो तरीका है उसमें एफेरेटिक सैंपल लेते हैं। एफेरेटिक मतलब डोनर से हम उसके ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें उसके ब्लड के अंदर ही रह जाती है। तो क्योंकि ब्लड के मेन सेल्स प्रोडक्ट्स अंदर ही रहते हैं, तो इससे कोई वीकनेस नहीं आती शरीर में। इसकी कोई जो ली जाती है वो एक नॉमिनल सी क्वांटिटी है, रफली अराउंड 200 ml। कभी कभार हम एफेरेटिक सैंपल अप टू 600 ml भी ले सकते हैं जी। एक प्लाज्मा बैग जो होता है उसकी कैपेसिटी नॉर्मली अराउंड 200 ml होती है। प्लाज्मा डोनेशन से कोई वीकनेस नहीं आती, कोई कोविड ट्रांसमिशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्लाज्मा आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको दोबारा कोविड हो जाएगा या आपको कमजोरी आ जाएगी तो आप दोबारा रिस्क पे आ जाएंगे, ये कोरोना दोबारा हो सकता है। इसका प्लाज्मा डोनेशन से कोई लेना देना नहीं है। जी मनीष साहब, मैं सना वारिस।
तरन्नुम अली हमारे साथ है, हमारी साथी हमारे इस चलती रहेगी जिंदगी प्रोग्राम में। जी सना, असल में लोगों को एक गलतफहमी है, वो सोच रहे हैं कि ये जो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तो उससे हो सकता है उन्हें किसी तरह की कमजोरी हो जाए, या क्योंकि वो बहुत मुश्किल से कोरोना से ठीक हुए हैं तो वो दोबारा अस्पताल नहीं जाना चाहते। तो डॉक्टर मनीष ने ये बहुत अच्छी बात बताई। हमें उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर इस बात को लेकर अवेयर होंगे। अब मैं संतोष जी से पूछना चाहूंगी, संतोष जी, जैसे पूरे मुल्क में जो सबसे पहला प्लाज्मा बैंक बना वो दिल्ली में बना, तो इसके पीछे आपकी और आपकी टीम की बहुत ज्यादा मेहनत है। तो कैसे आपने लोगों को तैयार किया कि वो प्लाज्मा डोनेट करें, क्योंकि अभी तक भी लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल। शुरू में जब ये मई के महीने में प्लाज्मा की जो प्लाज्मा से जो कोविड पीड़ित परिवार थे वो डोनर की डिमांड के लिए गुहार कर रहे थे, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए हमारे सामने। तो हम लोग क्योंकि हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं, सपोर्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमने लगा कि नहीं, इसमें मदद करनी चाहिए। और जब पहला कोई केस अगर हमने लगभग मई 14 मई के आसपास हम लोगों ने एक केस को हैंडल किया, और उसमें हम जब हमने डोनर कनेक्ट करवा के उसको प्लाज्मा थेरेपी करवाई, और उनका जो पेशेंट थे वो तीसरे से चौथे दिन वो बिल्कुल रिकवर हो गए, ऐसी स्थिति बन गई कि बिल्कुल रिकवर हो गए। तो हमें भी बड़ी खुशी हुई कि ये तो सचमुच एक मिराकल है कि जिस तरीके से ये महामारी चल रही है और इसमें प्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो वहां से फिर हम लोगों ने एक शुरुआत की दिल्ली के अंदर, और लगातार जितनी भी फिर धीरे धीरे हमने एक छोटी टीम बनाई, और उस टीम के कुछ मेंबर्स हमारे साथ हुए जुड़े, और जिन्होंने हम लोगों ने सब लगातार 14 से 18 घंटे तक हमने लगातार काम की। सोशल मीडिया पे जो भी लोगों की रिक्वेस्ट आती थी उनको हम डायरेक्टली हम ही कॉल करके बताते थे कि ठीक है, आपके लिए आप घबराइए नहीं, आपको हम प्लाज्मा की मदद करवाएंगे, डोनर्स बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। और ये हमने भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो पेशेंट है उसको बिल्कुल समय पे प्लाज्मा मिलना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की जब डिमांड आ जाती थी तो फैमिली बड़ी घबरा जाती थी, फैमिली के लोग भी उस समय नहीं जानते थे कि किसको कनेक्ट करें। तो ऐसे में हम लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया वो रियली आज आप देखिए कि लगातार इतने काम करने के बाद हम लोगों ने लगभग, हमारी टीम ने 1100 से ज्यादा प्लाज्मा थेरेपी में मदद की है लोगों की। और दिल्ली में जिस प्रकार से रिकवरी रेट, डेथ रेट्स को हमने सेव किया प्लाज्मा से, तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी इनिशिएटिव लिया, सामने आए, और उन्होंने भी प्लाज्मा बैंक का अनाउंस किया और प्लाज्मा बैंक वर्किंग में लाया। इसकी वर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट थी ये भी मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स में प्लाज्मा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस का अवेलेबिलिटी नहीं था। पेशेंट अब क्योंकि जब कोविड मई जून जुलाई के महीने में बहुत तेजी से बढ़ा था, पूरे भारत में ही बढ़ा था और दिल्ली में भी बढ़ा था, तो छोटे हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड दिया था, तो जिसको जहां जगह मिली थी वो वहां पे जाके एडमिट हो रहा था। अब प्लाज्मा की सुविधा, एक्सट्रैक्शन की सुविधा वहां पर्टिकुलर कई हॉस्पिटल्स में ना होने की वजह से 4 से 5 दिन लग जाते थे प्लाज्मा थेरेपी उस पेशेंट को मिलने के लिए। यहाँ पे दिल्ली सरकार का जो इनिशिएटिव आया कि एक प्लाज्मा बैंक बनाए जिससे कि नॉन कोविड जोन हो पूरा, और इससे क्या था कि जो डोनर का भी जो फियर फैक्टर था वो बहुत ही मिनिमाइज हो गया, क्योंकि हमने फिर ये लगा कि अदरवाइज वो कि नॉन कोविड जोन है तो वो जाने में कतराता नहीं था। तो इससे ये पूरा एक कलेक्टिव जो एफर्ट्स थी, चाहे हम लोगों के माध्यम से, सोशल कनेक्टिविटी के माध्यम से, या दिल्ली के गवर्नमेंट के प्लाज्मा बैंक के माध्यम से, तो इससे दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर आसपास के क्षेत्रों में काफी इससे मदद मिली और बहुत सारे लोग इससे ठीक हुए। जी संतोष जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रही हूँ। जैसे अभी की बात करें तो हम लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो रिकवरी रेट है वो ज्यादा है और 61 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो क्या अभी भी आपको कि प्लाज्मा डोनेशन में, या जो लोग जरूरतमंद हैं उन लोगों तक प्लाज्मा नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? कितने लोग, कितना % होगा जो लोग डोनेट कर रहे हैं? क्योंकि रिकवरी रेट ज्यादा है, ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, कितने लोग डोनेट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत जरूरी है हमारे देश के लोगों को इसकी जानकारी लेना, क्योंकि जिस प्रकार से अभी डॉक्टर मनीष ने भी बताया कि प्लाज्मा डोनेट करने से किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य हानि नहीं होती है और कोविड इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता, एंटीबॉडीज उनकी कम नहीं होती है।
तो इससे यही अवेयरनेस जो है ये शायद लोगों में नहीं है, लोगों तक पहुंचा नहीं है, और यही डर है कि प्लाज्मा डोनर्स बाहर नहीं आ रहा है। रिकवरी रेट हमारी बहुत अच्छी है, दिल्ली गवर्नमेंट की या हमारे पूरे भारत में भी अच्छी रेट, हमने एक आंकड़ा जो है कहते हैं उसमें हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, लेकिन डिमांड जितनी प्लाज्मा की है, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं वहां उनके मुकाबले डोनर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। बहुत चैलेंजिंग वर्क है ये हम सबके लिए कि डोनर कनेक्ट करा पाना हर एक पेशेंट के लिए। तो वो तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि डोनर्स बाहर नहीं निकल के आएंगे, और जो डोनर निकल के तो मेरी तो उन्हीं जो परसेंटेज में ये समझ लीजिए कि रिकवरी जितना रिकवर्ड हुए हैं उससे 4 से 5% ही डोनर बाहर आ रहे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज है। और अगर ये परसेंटेज बढ़ जाती है तो रियली हम कोरोना को जल्द से जल्द यहाँ से हरा देंगे, हराने में कामयाब होंगे, और जो क्रिटिकल पेशेंट है वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे से मतलब उनके सुधार में आएगा, उनके हेल्थ में सुधार आएगा फटाफट। जी डॉक्टर मनीष साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, अगर रिस्क और फायदे की बात करें, क्योंकि जब से कोविड-19 पैंडेमिक जारी है उस बीच से हम सुन रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी, बहुत सारे लोगों को ये नाम जो है पहली बार सुनाई दिया आम लोगों को। ऐसे में अगर रिस्क और इसके फायदे की बात करें तो क्या रिस्क है और क्या अहम फायदे? वैसे रिस्क को लेकर आपने कुछ रोशनी इस पर डाली थी, लेकिन मोटे तौर पर इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीष साहब? देखिए, रिस्क की जहां तक बात है, सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि डोनर को कोई रिस्क नहीं है डोनेट करने में। रिस्क जितना भी है, जो भी है, ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है, वो रिसिपिएंट के लिए है जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है। वो ऑलरेडी सिक पेशेंट है। किसी भी और इंसान का ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स अगर आपको ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं तो जैसे कि नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रिस्क होते हैं, वही रिस्क प्लाज्मा में भी है कि आपके ब्लड के थ्रू एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, कुछ वायरल ट्रांसमिशंस हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शंस ट्रांसमिट हो सकते हैं। बॉडी को वो ब्लड प्रोडक्ट टॉलरेट करना, उससे एलर्जी ना होना, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम ना होना, ये मेन हमको ऑब्जर्व करना होता है कि किसी और बॉडी के ब्लड बॉडी आमतौर पे इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है। इसलिए ब्लड प्रोडक्ट्स जब भी प्लाज्मा वगैरह ट्रांसफ्यूज किया जाता है उससे पहले उसकी प्रॉपर मैचिंग करी जाती है। मैचिंग करने के बाद ही दिया जाता है ताकि ब्लड प्रोडक्ट्स लेके प्लाज्मा देने से कोई रिएक्शन ना हो जाए। तो मेनली रिस्क है रिएक्शन का, और रिएक्शन ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, चेस्ट में इन्फेक्शन, चेस्ट में सांस लेने में दिक्कत, सैचुरेशन ड्रॉप होना, ये सारे रिस्क रहते हैं। तो इसलिए जब भी दिया जाता है हॉस्पिटल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन में ही दिया जाता है। जी, तो यहाँ पर ये बात साफ हो गई कि जो देने वाला होगा यानी डोनर, उसको कोई परेशानी, कोई रिस्क नहीं है। जो एक्सेप्टर होगा उसे कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जिसके लिए एक खास जगह पर और डॉक्टरों की निगरानी में ही इसे दिया जाता है। तरन्नुम? बिल्कुल जी डॉक्टर मनीष, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि हर कोविड सर्वाइवर तो डोनेट नहीं कर सकता प्लाज्मा, तो प्लाज्मा डोनेट करने के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? तरन्नुम जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि सबसे पहला कंफ्यूजन ये होता है किसी पेशेंट को और उसके परिवार वालों के, वो ठीक हो गए तो क्या वो सूटेबल हैं डोनेट करने के लिए कि नहीं है, या अगर सूटेबल भी हैं तो कब वो डोनेट कर सकते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस होना काफी जरूरी है। तो अभी जो हमारी ICMR की गाइडलाइंस कहती हैं, डोनर वही हो सकता है जो कोविड इन्फेक्शन से रिकवर हो चुका है, उसके सिम्टम्स रिजॉल्व हो चुके और 2 हफ्ते हो चुके हैं। नॉर्मली हम 2 हफ्ते तक वेट करते हैं सिम्टम रिजॉल्व होने के बाद। अगर 2 हफ्ते तक कोई सिम्टम वापस नहीं आते हैं उसके बाद ही वो डोनेट करने के लिए फिट होता है। डोनेट करने से पहले हम उनके ब्लड में सैंपल्स लेके उसके एंटीबॉडी लेवल्स चेक करते हैं। एंटीबॉडी लेवल्स असेस करने के बाद ही हम बोलते हैं, और फिजिकल फिटनेस देखने के बाद, कि आप डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो सबसे पहला फिट होना चाहिए मेडिकली, फीवर नहीं होना चाहिए, कॉफ नहीं होना चाहिए। एक्यूट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हुआ था उससे पेशेंट रिकवर हुआ 2 हफ्ता हो जाना चाहिए। नॉर्मली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम इंडिकेशंस बोलते हैं कि बहुत छोटा एज में हो या बहुत एल्डरली हो, नॉर्मली हम उनसे नहीं लेते हैं। जैसे 18 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनमें, या 60 साल से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम डोनेशन आमतौर पे नहीं लेते हैं। यंगर एज ग्रुप, मिडिल एजेड, वो पॉपुलेशन, एंड एक और कैटेगरी है प्रेग्नेंट फीमेल्स, नॉर्मली उनसे हम ब्लड और प्लाज्मा प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं डोनेट करने के लिए।
क्योंकि उससे थोड़ा एलर्जिक और ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होने का रिस्क ज्यादा रहता है। सो एनी पर्सन जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जो फुल्ली रिकवर कर चुका है, रिकवर हुए उसको 2 हफ्ते हो गए हैं, उसका हम एंटीबॉडी लेवल चेक करेंगे और वो फिजिकली फिट होगा, एंटीबॉडी लेवल्स ठीक होंगे तो उनसे ट्रांसफ्यूजन ले सकते हैं। किसी भी ट्रांसफ्यूजन में कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जो कुछ और लोग हैं जो डोनेट नहीं कर सकते हैं। उनमें कुछ वायरल इन्फेक्शंस आते हैं जिसको हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का वायरल इन्फेक्शन हो, HIV इन्फेक्शन हो, एक्टिव मलेरिया हो, एक्टिव कोई भी इलनेस हो लाइक TB का मरीज हो, ये लोग हैं जो डोनेट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा बाकी हर कोई 15 साल से 60 साल की उम्र वाला फिजिकली फिट इंसान कोविड से रिकवर हो चुका है, वो डोनेट कर सकता है। जी अच्छा डॉक्टर मनीष, बीच में हमने एक रिसर्च देखी जिसमें ये आया कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित हो रही है, बहुत ज्यादा फायदा उससे लोगों को नहीं हो रहा है। तो एज अ डॉक्टर आपकी क्या ओपिनियन है इसे लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा ये हमारे लिए एक नया वायरस है, एक नई लड़ाई है। मेडिकल रिसर्च में कुछ भी ट्रीटमेंट को स्टैब्लिश होने के लिए टाइम लगता है। अभी हार्डली 9-10 महीने हुए हैं कि हमने इस वायरस को फेस करना शुरू किया है और लास्ट 3-4 महीनों से ही प्लाज्मा थेरेपी का रोल सामने आया है। सो अभी तुरंत बोलना कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है या बहुत इफेक्टिव है, वो गलत होगा जब तक कि हमारी ट्रीटमेंट लाइन एकदम डिफाइन नहीं हो जाती है। रिसेंट रिसर्चेस जो कह रही हैं, अभी छोटे स्केल पे रिसर्च हुई है खाली, उनमें कुछ स्टडीज में ये आ भी रहा है कि शायद प्लाज्मा उतना इफेक्टिव नहीं साबित हो रहा है, बट वो स्टडीज बहुत छोटे नंबर्स ऑफ पेशेंट्स की गई हैं, बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए की गई हैं, इसलिए उनके केसेस पे स्ट्रिक्टली कह देना कि इसका कोई रोल नहीं है वो भी गलत होगा। इसीलिए अभी तक प्लाज्मा थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट मोडालिटी के रोल पे काम करी जा रही है, यूज करी जा रही है। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल एंड इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है। जब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट आ जाएगा तब क्लियर गाइडलाइंस इस पे आ जाएंगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई रोल नहीं है और ऐसा नहीं कि ये मैजिकल ड्रग है। सो राइट नाउ इट इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब तक इन्वेस्टिगेशन और रिजल्ट सारे क्लियर नहीं हो जाते तब तक इसको यूज करना सुटेबल होगा। जी संतोष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक प्लाज्मा डोनर से कितने मरीजों का इलाज एक टाइम पे किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जब एक डोनर जब प्लाज्मा डोनेट करने जाता है तो जनरली उसका 400 ml प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जिससे कि हम 2 पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। एक डोनर से 2 पेशेंट ठीक हो सकता है। और आपको यकीन नहीं होगा, आंकड़े जो बताते हैं, हमने लगभग हमारी जो हमने हेल्प की है उसमें लगभग 500 से ज्यादा लोगों को हमने एक डोनर से 2 पेशेंट ट्रीट करवाए हैं। तो ये भी अपने आप में काफी मतलब अच्छा वो था। और डोनर को भी हम मोटिवेट यही करते हैं कि आप 2 लाइफ बचा सकते हो, आप आगे तो आइए, आप बढ़ के आगे आइए। मैं यहाँ पे अपने आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से मैं एक और चीज कहना चाहूंगा पूरे देश को कि जो कोविड से संभावित डोनर हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक डोनर जो से मेरी बातचीत हो रही थी जब वो तैयार नहीं हो रहे थे, उन्हें लगा कि डर लग रहा था और वो डर वो संभावित है कि हाँ भाई क्योंकि कोरोना इतनी मुश्किल से वो ठीक हुए थे तो संभावित था कि डर तो है उस इंसान के अंदर। लेकिन जब वो हमने मोटिवेट किया कि नहीं आप यू कैन सेव 2 लाइव्स, तो वो जब डोनेट करने गए, ठीक है, तैयार हो गए अपनी गाड़ी से, उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद ही प्लाज्मा बैंक में चला जाता हूं, और वो गए जब और हमने 2 पेशेंट को कनेक्ट कर दिया। यकीन मानिए जब उन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया और जब वो बाहर आए उन्होंने मुझे कॉल किया और ये कहा कि संतोष जी एक तो आपका धन्यवाद और दूसरा मैं उस ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिनकी वजह से मुझे कोविड हुआ और मैं उस समय तो हम और हमारा परिवार बड़ा मुश्किल में था लेकिन हम समझ नहीं पाए, लेकिन ये गिफ्ट गॉड गिफ्ट है कि मैं आज इस काबिल हूं कि मैं 2 पेशेंट को जीवन उनके बचाने में मेरा कोई एक रोल प्ले हुआ, मैं माध्यम बना, तो मुझे बहुत खुशी है। और मेरे को मतलब मैं भगवान का ऊपर वाले गॉड का धन्यवाद करता हूं कि कोविड मुझे हुआ और मैं 2 लोगों को ठीक कर सका। और यकीन माने उसके 15 दिनों के बाद वो डोनर दोबारा रिपीट, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आफ्टर 15 डेज वो रिपीट प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं
तो उन डोनर, सेम डोनर ने 3 बार डोनेट किया, यानी कि उन्होंने टोटल 6 लोगों को ठीक किया है अपने प्लाज्मा से। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज डोनर को भी समझ में आया कि ये जो डोनर कितना जज्बा है इम्पोर्टेंट जी, है। जी, ये जो जज्बा है ये सभी के अंदर मेरे ख्याल में होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और तभी हम एक दूसरे की मदद करते करते ही आगे बढ़ पाएंगे। संतोष जी, जैसे कि जिन लोगों को प्लाज्मा की जरूरत होती है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो अगर किसी को जरूरत है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करता है और डेली आपके पास कितनी रिक्वायरमेंट आती है प्लाज्मा को लेकर के और कितनी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर पाते हैं? जी, जनरली क्या होता है कि जिस पेशेंट फैमिली को प्लाज्मा की जरूरत होती है वो लोग आज एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन है सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए वो लोग अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं। हमारी टीम, हम लोग अब क्योंकि काम करते हुए 5-6 महीने हो चुके हैं, तो और जनरली ये सोशल मीडिया पे नंबर्स हमारे फ्लैश्ड हैं, लोगों के पास हैं। जो भी इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो लोग सामने आए हैं, या वो फैमिलीज भी बहुत सारी हैं, मैं आपको बताने को मतलब खुशी होगी मेरे को कि जिन फैमिली को कोविड प्लाज्मा देने के बाद उनके पेशेंट रिकवर हो गए, वो फैमिली भी अब सोशल मीडिया में आके हेल्प करने शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास आ जाता है, ये कॉन्टैक्ट आ जाता है। हम खुद ही अगर हमारे पास भी कोई ऐसे रिक्वेस्ट आती है तो हम खुद ही फोन कर लेते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को कि भाई आपको प्लाज्मा की जरूरत है, हम ये बोल रहे हैं और हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं और ये आपको डोनर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंट इस तरीके से हम कनेक्ट कर पाते हैं उनको डोनर्स, और ये टोटली हमारी तरफ से निःशुल्क सेवा है। हम लोगों ने जितना भी काम किया, बस एक ही चीज होती है कि जो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, अगर डोनर घर से वहां तक ना आ सके, अपनी गाड़ी में नहीं आ सकता, तो पेशेंट का अटेंडेंट वो खुद भी कई बार वो अपनी गाड़ी में या अपने सुविधा कैब वगैरह करा के वहां तक डोनर को ले आता है, प्लाज्मा बैंक हो या जहां पे हॉस्पिटल में जिसकी एक्सट्रैक्शन की फैसिलिटी है और हॉस्पिटल में वो आ जाता है। तो इस तरीके से कंफर्ट जोन है सबके लिए, एक दूसरे के की सेवा भावना भी है कि डोनर को भी पता है कि मैं किसकी मदद कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग जो इच्छा है, अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, डोनर्स जो हैं जो प्लाज्मा से संतोष श्रीवास्तव साहब, आपकी खिदमत खल्क के इस जज्बे को न्यूज़ 18 उर्दू सलाम करता है। इस बीच हमारे दरमियान एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिनको शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम थी जी। अब दवाइयाँ खाता हूँ, तो इसके बाद अब मुझे 5, 15, 10 दिन हो गए, बीच में ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई होता है, 200 ऊपर का, 100 नीचे का जी। 2 दफा हो गई बात। फिर मैंने अपने डॉक्टर को कहा भाई वो मिलता नहीं और वहाँ देख नहीं होता है, न वो देखते हैं, कोई अस्पताल जाता हूँ वहाँ डॉक्टर कोई मिलता नहीं। अब मैंने यहाँ देखा है कि आप टेलीफोन करो, मैं आपसे बात करूँ। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है। जी ठीक। मनीष साहब, कॉमन से सवाल है, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ब्लड प्रेशर जो ये बता रहे हैं वो काफी हाई है। अगर सिस्टोलिक मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 200 तक जा रहा है तो इनको तुरंत हॉस्पिटल जाके इमरजेंसी में दिखाने की जरूरत है। इतना हाई ब्लड प्रेशर पे और कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, कार्डियक इवेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। 200 काफी हाई ब्लड प्रेशर है। आई वुड सजेस्ट कि ये घर पे ना रहें, नजदीकी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाएं। वहाँ हर इमरजेंसी में रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो एटलीस्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर करके इमीडिएटली दवाई शुरू कर सकते हैं। 200 बीपी पे नॉर्मली हम लोग हॉस्पिटलाइज होने को भी बोलते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूवर को जिन्होंने कॉल किया था उन्हें सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मनीष साहब, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हाँ मैं सर सिक्का राजस्थान से बोल रहा हूँ, सलीम कुरैशी जी। सलीम साहब, आप अपना सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोविड जिसके दोबारा हुआ होता है उसके दोबारा हो सकता है, एक बार कोविड हुआ उसके दोबारा हो सकता है क्या? ठीक है, मनीष साहब। जी हाँ, ये
बड़ा अच्छा सवाल है, इन द सेंस कि लोगों को यही फियर रहता है अगर मुझे कोविड हो गया क्या मुझे दोबारा हो सकता है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक की इम्यूनिटी बॉडी रिस्पॉन्स अलग है। सबसे पहले तो ये समझना है कि कोविड में 80% पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होते, तो आपको आगे फ्यूचर में दोबारा हुआ भी है तो हो सकता है आपको पता भी ना लगे। कोविड के साथ इशू ये है कि इसकी इम्यूनिटी लंबे टाइम तक लास्ट नहीं करती, कुछ महीनों के बाद हमारे जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है वो जाना शुरू हो जाता है जी। तो उस पीरियड में आगे चल के हमें कोविड का इन्फेक्शन वापस होने का रिस्क रहता है। बट क्योंकि 80% पेशेंट्स को कोई सिम्टम ही नहीं होते, इसलिए इवन अगर आपको फ्यूचर में दोबारा होता भी है, आपकी बॉडी सेंसिटाइज्ड है, तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। उम्मीद होती है ऐसे में अगर सेकेंड टाइम आपको इन्फेक्शन होता भी है तो उतना सीवियर ना हो जितना पहली बार हुआ, या हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पता ही ना लगे कि आपको इन्फेक्शन हुआ है, यानी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इस बीच एक और कॉलर जुड़ चुके हैं जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी। हाँ जी, कौन साहब कहाँ से, क्या सवाल है आपका? मुझे ब्लड प्रेशर है, हार्ट का तकलीफ था, पहले 94 में ऑपरेशन किया था हार्ट का, ओपन सर्जरी जी। अब 2 साल पहले किया था, वो लगाया वो पिन, क्या ना उसको कहते हैं, तो फिर अब मुझे ब्लड प्रेशर ठीक हूँ, बढ़िया हूँ जी। मगर अब ब्लड प्रेशर 5-8 दिन से चढ़ता ऊपर नीचे। नहीं, कुछ देर पहले शायद आपने ही कॉल किया था हमें। डॉक्टर साहब ने आपके सवाल का जवाब दिया था कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको नजदीकी अस्पताल में जाना चाहिए और वहां पर डॉक्टरों से सलाह मशवरा लेना चाहिए और एडमिट हो जाना चाहिए। मनीष साहब, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। पीटी की बात हम कर रहे हैं, प्लाज्मा थेरेपी की, कैसे काम करती है प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक तरह की पैसिव इम्यूनाइजेशन है। कोविड वायरस का अभी तक वैक्सीन हमारे हाथ में नहीं आया है, वैक्सीन बना नहीं है, कंफर्मेटरी वैक्सीन। तो दूसरा ट्रीटमेंट किसी भी वायरल इलनेस का पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ उसकी बॉडी ने इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके बनाई वायरस से लड़ने के लिए, तो वो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो अगर उस पेशेंट को रिकवर होने के बाद हम उसका प्लाज्मा ले लेते हैं और दूसरा पेशेंट जिसको वायरस इन्फेक्शन हुआ है और सीवियर इन्फेक्शन है और वो वायरस से लड़ नहीं पा रहा है, हम एक तरह से एक रिकवर्ड पेशेंट की एंटीबॉडीज एक बीमार कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड में डाल देते हैं। बेसिकली यही एंटीबॉडीज वायरस से लड़ती हैं और इन्फेक्शन को किल करने में, रिकवरी में हेल्प करती है। जी डॉक्टर मनीष, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। असल में वक्त हमारे पास बहुत कम है। आइंदा इसी मौजू पर फिर किसी दिन हम सभी फिर से बात करेंगे। सना, आप, डॉक्टर मनीष और संतोष जी, आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, घर पर रहिए, हाथ धोइए, मास्क लगाते रहिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए और बेवजह घर के बाहर मत निकलिए। आदाब।